पेपर 1 में आप लोगों ने क्या बताया? ये मेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। पेपर 1 पहले क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना, यही है। तो आप अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आईपीएस, आईएएस, जो कुछ भी बनकर किसी भी रीजन में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको उस क्षेत्र की इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, आपको उस क्षेत्र के भूगोल के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ पे किस तरह की संस्कृति है, कल्चर है, आर्ट फॉर्म्स है, वो सब जानना जरूरी है कि नहीं। यानी यहाँ पर बात हो रही है कि सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेंस है, यहाँ पे भी लीगैलिटी की बात नहीं हो रही है, यानी कानूनी बात नहीं हो रही है। यहाँ हमें यह जानना है कि वहाँ पर किस तौर तरीके से लोग रह रहे हैं, या वहाँ का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो नहीं है, जानना चाहिए कि नहीं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है कि नहीं, कल्चर अलग है। तो अब अगर आप फूड कल्चर की ही बात करें, खाली फूड कल्चर की बात करें, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें खाई जाती हैं जो यहाँ पे बैन होगी, है कि नहीं। मतलब मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे वो सारी चीज़ें खाई जा रही हैं जो यहाँ पे बैन है। तो आप वहाँ जाएंगे तो आपने कहा क्या कि बैन कर देंगे हम, वो गलत होगा कि नहीं। बात ये है कहने की कि वहाँ पर आप जहां पर भी जा रहे हैं, पहले आपको वहां पर यह समझना होगा कि क्या चीजें एक्सेप्टेबिलिटी, किन चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी। उदाहरण के तौर पर और आपसे बात किया जाए तो खाप पंचायत आप लोगों ने सुना है कि नहीं, नहीं सुना है। हरियाणा में खाप पंचायत वगैरह होती है, खाप पंचायत नहीं सुना है। तो खाप पंचायत एक ऐसी एक संस्था है जो कि कानूनी तौर पर उसको मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन उसकी सोसाइटी में एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिस समाज में, गांव में, हर एक जो जितनी भी पंचायत होती हैं वहाँ पे खाप होती है, जिसमें कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं जो वो कह देते हैं, वही वहाँ के गांव वाले क्या करते हैं, उन्हीं की बातों को मानते हैं। सुने हैं, एक मूवी भी इस पर आई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो, एक गुड्डू रंगीला करके मूवी थी, याद है? नहीं याद है तो देख लीजिए। तो खाप पंचायत बहुत ही एक, ये कह लीजिए कि सोसाइटी कानूनी तौर से उसको नहीं मान्यता है, लेकिन उस जो संस्था है उसकी वहां पर समाज में बहुत ही ज्यादा क्या है, को लोग सम्मान देते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप जाएंगे वहां पर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको उन्हें भी क्या करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो भी, अगर हम उन्हें भी विश्वास में ले लें तो हम समाज की चीजों पर अच्छे तौर से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। तो ये तो एक बात रही किसकी, पेपर। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी पता होगी। ज्योग्राफी का मतलब ये हुआ कि अगर आप उड़ीसा में गए और आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर उड़ीसा में साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं कि नहीं। तो ज्योग्राफी पता होगी तभी तो आप समझेंगे इस चीज़ को, तो तभी तो आप वहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, चीज़ों को करेंगे कि नहीं। तो इसीलिए आपको एक ही पेपर में दिया हुआ है क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर। बात समझ में आ रही है? आई। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के ओरिजिन पे जाएंगे ना, तो पहले एक ही हुआ करते थे, वो तो जैसे जैसे स्टडी बढ़ती गई वैसे वैसे क्या होता गया, सब्जेक्ट्स बाइफरकेट होते गए। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है, एक ही सब्जेक्ट। हिस्ट्री बात करता है टाइम बेस पर, टेम्पोरल बेस पर बात करता है, और ये स्पेस पर बात करता है। क्योंकि जब लड़ाई वगैरह हो रही होंगी ग्रीक्स और वगैरह वगैरह में, तो उस समय जब लिखा जाता था इतिहास या भूगोल, तो ऐसे लिखते थे ना कि इस समय पर इस क्षेत्र में ऐसा कुछ हो रहा है। वो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी क्या थी, एक थी। तो धीरे धीरे पढ़ाई करते करते, मतलब जब कई रिसर्च हुए या लोगों ने पढ़ाई किया, जैसे जर्मनी में पहला ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट बना, तो वो धीरे धीरे फिर क्या होता गया, बढ़ता गया। फिर ज्योग्राफी और डेप्थ में मतलब जब पढ़ा जाने लगा, तो उसमें भी फिर देखा गया कि ज्योग्राफी में आपका फिजिकल ज्योग्राफी है एक तरफ, समझ रहे हैं ना, फिर उसका रीजनल ज्योग्राफी की बात हुई, वो सब हम बात करेंगे जब हम ज्योग्राफी बताएंगे तो। बट कहने का मतलब क्या है कि जो पहला पेपर है वो सिर्फ बात क्या कर रहा है,
एक्सेप्टेबिलिटी की, यानी सोसाइटी में या उस क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक। अब देखिए दूसरा, पेपर 2। पेपर 2 में क्या है? पॉलिटी है, फिर क्या है? गवर्नेंस फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी है ना? सोशल जस्टिस है। अगर आप इस पेपर में मोटा मोटी बात करेंगे तो अब बात आती है लीगैलिटी, कानूनी प्रावधान किन किन चीजों के। बात समझ में आई? यानी कि यहां पर आपको क्या करना है, आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कहीं जा रहे हैं तो आपको कानून, लॉ को इन्फोर्स कराना है। क्या कराना है? कानून का पालन कराना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब देखिए यहां पर भी समझिएगा बात को। अगर इसकी बात आ रही है तो लीगैलिटी पर ही हम लोग बात करें तो एक ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ लीगल तो है लेकिन सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, और वो क्या है? लिव इन रिलेशनशिप। सुने हैं ना? सुने हैं? तो लिव इन रिलेशनशिप हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है इसका? नहीं है, लेकिन लीगल तो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उससे बेबी होता है तो वो बेबी क्या होगा? लीगल होगा। लेकिन अगर आपके पापा को पता चलेगा कि आप पापा बन गए हैं वो भी बिना उन्हें पता है, तो क्या होगा? अब बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है उसकी? नहीं। लेकिन एज एन लॉ इन्फोर्स अगर आपको कराना है तो आपको क्या करना होगा? उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे बात किसकी आ रही है? लीगैलिटी की आ रही है। कानूनी प्रावधान किन किन चीजों के लिए दिए, ठीक है ना, उसको आपको मतलब लॉ इन्फोर्स इन्फोर्स कराना है। ठीक है ना? तो ये क्या है? पेपर 2। ठीक है ना? तो पेपर 1 पे आपने देख लिया कि वहाँ की क्या यथास्थिति है। पेपर 2 में आपने वहाँ पर कानून की बात कर ली। आईआर वगैरह भी है, आईआर पे भी मैं मतलब कभी बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी चूंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी इस केस में जाएंगे तो डेप्थ में चलेंगे। तो पेपर 1 और 2। पेपर 3 में क्या है? अब देखिए, हाँ, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक। तो बेसिकली वो बात किसकी कर रहा है? डेवलपमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि देश का विकास भी तो होना जरूरी है, होना जरूरी है कि नहीं? तो पेपर 3 में जो बात करता है वो बात करता है किसकी? टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक कह लीजिए, या मेन तो मैं तो हमेशा टेक्नोलॉजी ही कहता हूँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट होगा कि नहीं? आखिर अगर हम लोग यूएस को देखें तो हमसे 10 गुनी बड़ी अगर उसकी जीडीपी है तो क्यों है? तो अगर उसका सबसे बड़ा रोल आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी ही है। टेक्नोलॉजी मीन्स उसका वो उसका पेटेंट का जो सिस्टम है, हर चीज़ का क्या है? जो भी चीज़ इनोवेशन का, जो इनोवेशन का गेम है, सारा गेम किस चीज़ का है? अमेरिका यूएस के पास इनोवेशन का है। वो कुछ ना कुछ इनोवेट करते हैं, वो पेटेंट कराते हैं, और 50 साल तक उसकी मतलब 10 की चीज़ को 100 में सेल करके और क्या करते हैं? का मतलब अर्निंग ले रहे हैं। भाई आप देख लीजिए तो इनोवेशन की बात की जाए तो टेस्ला सुने ही हैं आप लोग? सुने हैं कि नहीं? टेस्ला वर्ल्ड ओवर, हाँ, एलोन मस्क। तो वो समझ रहे हैं ना आप? तो टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही है कि नहीं डेवलपमेंट में? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है कि नहीं? अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, उससे भी विकास हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर आप सोशल डेवलपमेंट की बात किया जाए एजुकेशन में या हेल्थ में नैनो टेक्नोलॉजी एक रिवोल्यूशन की तरह आई या आगे चल रही है। अब जो भी ऑपरेशन सर्जरीज हो रही है वो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है कि नहीं? तो ज़्यादा एक्यूरेट हो रही है, ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी आ गई है। गड़बड़ जो भी चांसेस गड़बड़ होने की है ऑपरेशन वगैरह वो कम हो गए। क्यों हुए? क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी आ गई। तो कहने का मतलब क्या है? ये भी क्या है? डेवलपमेंट का ही एक साइन है कि नहीं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट दो तरह का होता है, एक होता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, और एक होता है आर्थिक विकास। ठीक है ना? तो एक हो गया आपका टेक्नोलॉजी। इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा उसी का क्या होगा? विकास होगा। ठीक, ऐसा हमारा यूपीएससी का सिलेबस कहता है। ठीक।
इसके बाद फिर आएगी बात किसकी? इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, आर्थिक विकास। तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, इंडियन इकोनॉमी भी हमारे मतलब देश अगर चलेगा तो किससे चलेगा? अगर आर्थिक समृद्धि होगी तभी चलेगा, है ना। तो ये बात समझ में आ गई, विकास जरूरी है कि नहीं, इसीलिए पेपर थर्ड में क्या दिया हुआ है? डेवलपमेंट। अब देखिए, डेवलपमेंट होगा, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ये मानी हुई बात है कि आपका पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा। किसी भी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया हो और इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाया हो। तो ये मानी हुई बात क्या है, अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इन्वायरमेंट का क्या होगा, यानी पर्यावरण का क्या होगा? निम्नीकरण होगा, ठीक है ना, डिग्रेडेशन होगा, ठीक, क्षरण होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन्वायरमेंट का, अरे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया ही ना जाए, तो है नहीं। कहा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर करिए। मैं यही बात बोलने वाला, मतलब मैं जब पढ़ाऊंगा, जब मैं अभी अभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो होगा क्या कि आपको लगेगा आप इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाएंगे और आप क्या कहेंगे कि मतलब बिल्कुल आंदोलन के उसमें आ जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल इन्वायरमेंट ही जरूरी है, कोई ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ों की। तो ऐसा तो है नहीं। अगर सड़क बननी है तो सड़क तो बननी चाहिए ना। पेड़ कट रहा है, कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पेड़ कटे, लेकिन अगर सड़क बननी है तो पेड़ तो कटे। तो उसका क्या संसा हो सकता है, पूरी कोशिश करिए कि कम से कम कटे, और अगर कटे भी तो कहीं दूसरी जगह पर क्या करें, प्लांटेशन करें, है ना, या हाईवेज वगैरह पे हम प्लांटेशन करें। तो ये सारी मतलब चीज़ें होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें यूपीएससी ने यूपीएससी ने हमें जब डेवलपमेंट की बात की तो उसने ये बोल दिया कि डेवलपमेंट करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ क्या पढ़ना है आपको? इन्वायरमेंट, ताकि जो आप डेवलपमेंट करें में इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम ना हो, नहीं होगा तो कम से कम, ठीक है। इसीलिए अगला टॉपिक क्या रखा? इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी, है कि नहीं, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। आई बात समझ में? अब देश का विकास भी हो गया, आपने पर्यावरण को भी सुधार दिया, आपने वहाँ पे कानून का भी पालन करा दिया, आपको सब कुछ पता है, लेकिन ये सब कुछ बेकार है अगर आप अपने देश की सुरक्षा ही नहीं कर पाते। सुरक्षा भी जरूरी है कि नहीं, है ना। तो अगला टॉपिक उसने क्या रखा? इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए, दो तरह की सिक्योरिटी होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। आपके सिलेबस में इंटरनल दिया हुआ है और आप सीएपीएफ वगैरह एग्जाम देंगे, यूपीएससी लेता है ना, वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए अलग से लेता है। तो आपसे क्यों पूछेगा कि आपका काम क्या है? अगर आप आईपीएस बन रहे हैं तो आपका काम क्या है? देश के आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना, बाहरी सुरक्षा से, बाहरी आक्रमण से आपको ध्यान नहीं देना है, उसके लिए हमारा सिस्टम अलग है। हम आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अगर नक्सलवाद की समस्या है या आतंकवाद अगर भारत के अंदर आया है या कोई भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? डीएम और एसपी की, है कि नहीं, है ना। तो आगरा में कमिश्नरेट है कि कमिश्नरेट है यहाँ पे, है ना। हाँ, तो किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस कमिश्नर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इंटरनल सिक्योरिटी भी जरूरी है कि नहीं, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? डिजास्टर, अगर कोई आपदा आ जाए तो उसका हमें क्या करना होगा? मैनेजमेंट का। आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, किया सकता है कि नहीं। समझिएगा, ये नहीं कि आपदा ही रोक देंगे, नहीं, हम आपदा नहीं रोक सकते हैं। साइक्लोन बन रहा है तो वो आएगा, ठीक है। तो जब वो आएगा तो हमें क्या करना होगा? उस चक्रवात या साइक्लोन के से जो होने वाले नुकसान है,
क्षति है उसे क्या करना होगा, कम करना। इसीलिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, मैनेजमेंट, डिजास्टर का मैनेजमेंट के लिए एनडीएमए एक्ट 2005 बना, के तहत एनडीआरएफ टीम है, एसडीआरएफ टीम है, तो ये सारी चीजें भी हमें जाननी है। आई बात समझ में, आया? अब पेपर का आपको समझ में आया कि नहीं, सिलेबस समझ में आया, इससे आपका अप्रोच कुछ डेवलप होगा कि नहीं, होगा ना, कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब देखिए यही इंटीग्रेशन है, अगर आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये पढ़ना होगा कि टेक्नोलॉजी से सोशल डेवलपमेंट किस तरीके का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और टेक्नोलॉजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी अगर आई है तो हमारे यहाँ, अगर हम लोगों के हाथ में इंटरनेट आया है तो इंटरनेट से सामाजिक विकास हुआ होगा, हुआ ना, लोग जागरूक होने लगे, हुए। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप इस बात को नेट पर देखकर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैंने सही बोला है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। पहले तो ऐसा नहीं था ना, नहीं था। अब चैट जीपीटी आ गया, डीप सीक आ गया, आया, तो ये सारी चीजें क्या है, आपके लिए आसानी तो कर रही है कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी से क्या रिवोल्यूशन आया, या आप लोग अब यूज कर रहे हैं क्या, यूपीआई यूज करते हैं कि नहीं यूपीआई। तो जब आप यूपीआई यूज कर रहे हैं तो अब देखिए कितना बड़ा हम लोगों का कई तरह के रिस्क भी तो कम हुए हैं। पहले क्या था कि हम लोग पैसे को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मान लीजिए मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे पहले क्या करना होता था, मतलब अगर मैं पहले आता कभी जब यूपीआई वगैरह नहीं था तो मैं अपने साथ पैसा कैश लेकर आता कि नहीं, या एटीएम ये वो। अब मुझे कुछ सब फर्क नहीं पड़ता है, आप भी कहीं जाते हैं तो, है ना, वो अलग बात है कि ये भी हो सकता है कि अगर आप कभी का आपका यूपीआई ना चले रेस्टोरेंट, तो कभी बर्तन भी ला पड़ जाए, वो एक अलग मैटर है। हालांकि इसका भी सिस्टम है, ये मजाक की बात है, वो भी फोन कॉल से आप कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आपका जीवन कैसे बदल रहा है टेक्नोलॉजी से, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटीग्रेट करके आ रहे हैं। क्वेश्चन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अलग अलग नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पूछ रहा है, फिक्स पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। यानी आपको को रिलेट करना आना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट्स को। जब आप अभी तो अलग अलग पढ़ रहे हैं, जैसे मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो एनवायरमेंट इकोलॉजी ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको चीज़ों को रिलेट करना चाहिए कि अगर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उससे सामाजिक विकास, आर्थिक विकास देखना है। फिर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे हमारे यहाँ इन्वायरमेंट पर कोई इश्यूज आ रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ देखेंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। पेपर 4 आपको पता है क्या है, एथिक्स है। तो क्या है एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या है, कोई बताएगा? नहीं, अभी पढ़ा नहीं है। हाँ, एथिक्स का मतलब होता है, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा मोरल वैल्यूज, है ना। अगर एक वर्ड में बोला जाए तो एथिक्स का मतलब ही विवेक है। विवेक कोई है तो नहीं यहाँ पर, हाँ, ठीक है। तो विवेक का क्या मतलब है बताइए, आप ही बताइए। हाँ, क्या, ठीक है, मस्तिष्क से काम लेना, उन्होंने कहा मस्तिष्क से काम लेना, तो मतलब क्या है कि आपको पता हो कि क्या सही है और क्या गलत, इसी की पहचान करना ही क्या है, केस स्टडी वगैरह देखते हैं कि नहीं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। अब सही है का मतलब, कुछ लोग जैसे केस स्टडी आई, तो मान लीजिए आपका एग्जाम है और आपने देखा कि कोई आपका मेंस इंटरव्यू है वगैरह वगैरह है, और किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको देखेंगे क्या। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे कि नहीं, हम केवल और केवल दूसरे का समाज सेवा करेंगे, हम अपना कुछ ध्यान नहीं देंगे, ये गलत है, ये सही नहीं है। ये एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर सही नहीं होता है कि हम दूसरे के बारे में ही सोचेंगे, हमको शाम को क्या खाना है हम नहीं सोचेंगे, लेकिन दूसरे के बारे में हम पहले उसके खाने की व्यवस्था कर देंगे। नहीं, तरीका क्या है, आपको अपने बारे में सोच, ठीक है ना। और अपने बारे में सोचते हुए दूसरे की मदद हो रही है वो जरूर करिए, क्योंकि अगर आप अपनी भी मदद कर रहे हैं तो भी आप दूसरे की भी कर रहे हैं, अगर बस समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कभी भी अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होता है ना, वो सुबह से शाम स्कूटी लेके क्या करेंगे, टहलते रहेंगे, दूसरे के यहाँ उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं, अपना नहीं देख रहे हैं, उन्हें उन्हें क्या नुकसान हो। अगर आप लोग कर रहे हो तो इससे क्या करिए, चेंज करिए, ठीक है ना। तो एथिक्स क्या कहता है कि आपको पता होना चाहिए
क्या सही है और क्या, अगर आप क्रिमिनल्स के बारे में देखिए, अगर कभी स्टडी करेंगे आप, तो आप यही पाएंगे कि उनके माइंड में ही कभी नहीं आया कि क्या सही है और क्या, मतलब उनके लिए मर्डर करना भी क्या है एक सही, क्या वो बस वो नॉर्मल है। आपके लिए बड़ी चीज है। बड़ी चीज क्या मतलब, अगर आप कोई कुत्ता भी अगर मर गया तो आप एकदम, हो सकता है कि 3 दिन आपको नींद ना आए, होगा कि नहीं, गलती से भी, लेकिन किसी के लिए जान पता नहीं कितनी ले चुका होगा, उसको पता ही नहीं है। हाँ। हाँ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है एथिक्स का, अब इस पर डेप्थ में नहीं जाना है, हम लोग को अभी सिर्फ इतना समझना है कि एथिक्स जब भी पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि ये आपको समझना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज, ठीक है ना। तो ये तो बात रही किसकी, यूपीएससी के मेंस के सिलेबस की। अगर आप मेंस का सिलेबस पढ़ेंगे तो आपकी प्री की भी तैयारी होगी। प्री की तैयारी अलग करेंगे, मेंस की अलग करेंगे तो वो संभव ही नहीं है। पहले प्री करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इंटीग्रेटिव पढ़ाई करिए, यानी पढ़ाई करिए उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए। सब्जेक्टिव पढ़ाई करिए और उसी में से क्या करिए, आए समझ में, आ गया ना। तो ये तो बात रही सिलेबस की। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या स्टार्ट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड, हाँ क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, ठीक है। पर्यावरण ही डालिए, क्या है इन्वायरमेंट बताइए, क्या है पर्यावरण। हिंदी इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना किसी को, बता दीजिए, हाँ हाथ उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं हिंदी में लिखाऊंगा, कोई दिक्कत है, दिक्कत है आपको, मैं लिखाऊंगा, ठीक है ना, वो मेरी प्रॉब्लम है। हिंदी में भी लिखाएंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे, ठीक है। हाँ, बाईलैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है इन्वायरमेंट, इंटरेक्टिव रखिए क्लास, मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं ही बोलूँ खाली, आप भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, यहाँ पे सब लोग सीखने आए हैं। आप सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ आपसे। कई बात आप कुछ बोलेंगे, मुझे उससे माइंड में वर्क करेंगे, मतलब वर्क होगा मेरे माइंड में, और मैं भी सीखता हूँ। इंटरेक्टिव रखिए, बताइए क्या है इन्वायरमेंट, कुछ भी बताइए। सराउंडिंग्स, है ना, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं वही क्या है, एक जेनेरिक डेफिनेशन क्या कहती है इन्वायरमेंट की, यही कि कुर्सी मेज मच्छर, है ना, हम लोग, या जो भी लोग दिख रहे हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट, है ना। तो इन्वायरमेंट में दो तरह की चीजें हैं, एक है बायोटिक और एक है अबायोटिक, जैविक और अजैविक, है ना, यही है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका, इसमें हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोगों को इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। क्या आपको जब पता होता है कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे हमको खत्म करना है, तो आप, अच्छा देखिए एक बात जान लीजिएगा, मैं जब बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, तो आपका सिर्फ एक ही काम है, क्लास में डेली आना है, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करनी है। आपसे सिर्फ, आपका सिर्फ एक ही काम है, बाकी सर दर्द किसका है, मेरा है। मतलब आपको मैं ऐसा नोट्स दे दूंगा कि फिर आपको बुक पढ़ने की जरूरत, ये मेरी मेरी जिम्मेदारी है ये, ठीक है ना। भाई आपने यहाँ पे फीस दी है, तो उसका आपका, आपको लाभ क्या होना चाहिए कि आपको चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। भाई कोचिंग आने का मतलब ही क्या है, नहीं तो पढ़ने के लिए तो बुक भी पढ़ी जा सकती है, मैंने की बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने भी बुक पढ़कर ही आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप आए क्यों है, ताकि आपको आसानी से चीज़ों को क्या हो जाए, आसानी से चीज़ें मिल जाए, जल्दी मिल जाए और समझ में आ जाए, है ना, समय बचे आपका, ठीक है। तो आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है कि मैं आपको सारी चीज़ें नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। नोट्स जो भी कॉपी बना रहे हैं वो रफ कॉपी में मत बनाइए, कि आज नहीं, आज से 5 साल बाद भी एग्जाम देंगे तो यही नोट्स काम आएगा, ठीक है। इसलिए कॉपी अच्छी रखिए, स्पाइरल वाली रखिए, और नोट्स डेली बनाइए। नोट्स सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, नोट, क्यों, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, है ना, आपके पास रहेगा क्या, या यादें रहेंगी। ठीक है। तो नोट्स आप लोग को क्या करना है,
बनाना है, अच्छे से बनाना है, डेली बनाना है, ठीक है ना? ठीक, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग पहले कि एनवायरमेंट इकोलॉजी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बेसिक्स देखेंगे इकोसिस्टम में। क्या देखेंगे? बेसिक्स। ठीक है। तो बेसिक्स क्या है इकोसिस्टम में? हम लोग जब देखिए बात नहीं, सामने देखिए, अलर्ट रहिए। क्लास में ही अगर आप पढ़ लिए तो फिर आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत, केवल रिवाइज करना रहेगा। और क्लास में देखिए, और भी मैं बता दूं, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से 60 to 70% लोग फिजिकली तो यहाँ रहते हैं लेकिन मेंटली यहाँ पर नहीं रहते, है ना? सही बात है ना? तो पूरी कोशिश करिए कि जैसे ही बाहर जाइए, 5-7 मिनट बाद आप बाहर जाते हैं एक बार, तुरंत क्या करिए, अंदर आ जाइए। ठीक है? कि जितना क्लास में अलर्ट रहेंगे उतना आपके लिए बाद में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है? बात समझ में आई? तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? बेसिक्स इन इकोसिस्टम। यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन ही आता है कि इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है इस टर्म का, इकोसिस्टम का क्या डेफिनेशन। ठीक है ना? ऑप्शन में दे देगा। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे इकोलॉजिकल नीशे क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल ये इकोटोन क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ों को। ठीक है ना? फिर हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, हम लोग देखेंगे कई तरह की स्पीसीज होती हैं, की स्टोन स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, है ना? और कई इस तरह की स्पीसीज, मतलब इसको भी देखेंगे। तो हम लोग बेसिक से में यही सब देखेंगे। ठीक है ना? उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इन्वायरमेंट का लेंदी टॉपिक है। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा, सबसे लेंदी कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है ना? इस पर भी हम लोग, इसमें भी जितने भी तरह के बायोस्फीयर रिजर्व है ना, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, मेरी गारंटी आपको याद रहेंगे। ठीक है ना? आपको याद हो जाएंगे। कितने हैं? 18। किस किन 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 स्टेट्स में है वो भी याद होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा उनके अंदर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, या जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उस बायोस्फीयर रिजर्व के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बाद हमारे आज के समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ठीक है ना? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, इसको देखेंगे। ठीक। इसके बाद फिर चौथा टॉपिक हमारा क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। ठीक है? अंतरराष्ट्रीय जितने भी तरह के संधियां वगैरह हुई हैं, हम लोग उसे देखेंगे, जिसमें UNFCCC है, UNCBD है, पेरिस ट्रीटी है ना? ये सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है ना? इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। ठीक। ठीक, समझ में आ रही है? इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन हो जाएगा, फिर हम लोग देख लेंगे आपका ये इन्वायरमेंटल लॉज। ठीक है ना? या इसके भी पहले हम लोग देखते हैं पोल्यूशन। क्या देखेंगे? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है ना? ये सारी चीजों को देखेंगे, क्या? प्रदूषण। ठीक। और के बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या, हमारे देश में इन्वायरमेंट को लेके क्या क्या कानूनी प्रावधान किए गए, इन्वायरमेंटल लॉज। ठीक है? इन्वायरमेंटल। ठीक, ये हो जाएगा। के बाद फिर हम लोग देखेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा होगा SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, सुने नाम, सुने ना? तो हम लोग देखेंगे सतत विकास के लिए जो भी लक्ष्य लिए गए हैं 2030 तक। ठीक है ना? SDG गोल्स 2030। ठीक।
और उसमें भारत के क्या क्या योगदान है ये सभी देखेंगे। आया समझ में? आया ना? अब इसके बाद जो कुछ भी बचेगा, कुछ अगर टॉपिक बच जाएंगे तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना? तो यहां से हम लोग को शुरू करना है और खत्म कहाँ करना है? ठीक, लिख लिया आप लोग? लिख लिए सब लोग? ठीक है, तो आज हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? बेसिक्स इन इको सिस्टम। हेडिंग डालेंगे इको सिस्टम, लिखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इको सिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। वैसे हम लोग कहें तो गलत नहीं होगा, इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, क्या है सिस्टम? सिस्टम क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम तो हम लोग बाद में समझेंगे, इको सिस्टम तो बाद में समझेंगे। सिस्टम क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम क्या है? सुने हैं? सिस्टम तो वर्ड सुने हैं ना? हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत सिस्टमेटिक है कहते हैं, सुनते नहीं है? ये बहुत सिस्टमेटिक है या ये बहुत ही अनसिस्टमेटिक है, ये कई बार सुनते हैं, है ना? सिस्टम है भाई, एलविश यादव। हाँ, तो सिस्टम क्या है? अजय बताइए, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं कोचिंग में, तो ये एक सिस्टम है कि नहीं? है ना? है। फैमिली भी एक सिस्टम है कि नहीं? अगर आप देखिए तो फैमिली भी क्या है? एक सिस्टम ही तो है, जहाँ पे आपकी मदर न्यूक्लियस होती है, तब सेंटर पे कौन होता है? मदर ही होती है, फादर नहीं होते हैं। ठीक है, और तो सिस्टम अगर आपसे एक वर्ड में पूछा जाए तो क्या बताएंगे? एक वर्ड में नहीं हो सकता, एक सेंटेंस में। हाँ हाँ, बताइए बताइए, सही सही बताइए। वेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनीथिंग नहीं हो सकता है ना? तो देखिए, किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए जब सभी कंपोनेंट्स वर्क कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोई भी कंपनी भी चल रही है तो उसका कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, है ना? उस कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए जब सभी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब जितने भी उसके तंत्र, जो भी मतलब कंपोनेंट्स होंगे, फैक्टर्स होंगे, जब वो काम कर रहे होंगे किसी एक ही लक्ष्य के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम। वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट तो देखिए, वो तो मैनेजमेंट करेंगे तभी होगा। जैसे मैं अभी कोचिंग की बात करूं तो यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉमन ऑब्जेक्टिव सिस्टम अगर मैनेजमेंट है, देखिए तीन कोचिंग में तीन होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है फैकल्टी, और एक होता है क्या? आप लोग स्टूडेंट्स, है ना? स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट और फैकल्टी, तीन का ही ट्राइंगुलर है कि नहीं? लेकिन तीनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम निकालना। मतलब आप, मेरा भी काम क्या है, आपको ऐसी चीजें बता देना कि जिससे आपका एग्जाम निकले। आप यहाँ पर आए हैं कि आपका एग्जाम निकले, और मैनेजमेंट भी क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है कि नहीं? इस चीज को कर रहा है ना? फैमिली में भी क्या है? फैमिली को रन करना भी, मतलब सबको, सबकी पढ़ाई लिखाई कराना, सबको अपनी जगह पर, बच्चों को होता ही नहीं, माँ बाप का यही होता है, ठीक है ना? उसके लिए वो पैसे बचा के रखते हैं या उन्हें उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन मेन मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? फैमिली को अपने बना कर रखना और उसे सक्सेसफुल करना, यही तो है। मदर फादर, है ना? जॉइंट फैमिली है तो दादा दादी भी है, ठीक है? तो सारा खेल, इनफैक्ट अगर आप अपनी बॉडी को भी देखिए तो वो भी क्या है? सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम,
जितने भी ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में वो क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम की तरह तो काम कर रहे हैं ना, कुछ सब हर कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बॉडी को लाइफ प्रोवाइड करना। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ प्रोवाइड करना। बात समझ में आई? तो यही क्या है, सिस्टम। तो जब बात इकोलॉजिकल सिस्टम की हो रही है तो इसका भी काम क्या है, लाइफ प्रोवाइड करना, लाइफ प्रोवाइड करना। और इसे अगर आप अभी देखिए तो इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं, एक है बायोटिक, क्या है, यानी जैविक, है ना, और एक क्या है, अजैविक। ठीक है, तो ये अब ये एक सिस्टम में काम कर रहे हैं और लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब हमारी, अगर हम अभी अब इसको थोड़ा फील करिएगा कि हम लोग क्या नेचर से जुड़े हुए हैं कि नहीं, नेचर के ही तो पार्ट है। अगर देखा जाए तो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कोई और यूज कर रहा होगा, वो कुछ और बना रहा है जिसे हम लोग फिर से कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं। तो अब एटमॉस्फेयर की भी इंपॉर्टेंस है, यानी कि ये आपका जो आप इसे क्या कहा जाएगा, नभ, हिंदी में क्या कहते हैं, नभ, है ना, यानी वातावरण। ठीक है, फिर आपका हो गया ये जल और थल, यानी कि आपका लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, तीनों की इंपॉर्टेंस है कि नहीं है ना। तो बायोटिक, मतलब अगर हम लोग अपनी भी बात करें तो हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं एबायोटिक से, कर रहे हैं ना। और क्या हम लोग सिर्फ अबायोटिक से ही कर रहे हैं, नहीं, हम लोग बायोटिक के साथ भी तो कर रहे हैं। बायोटिक का मतलब, अगर आप लोग, अगर लॉयन की बात किया जाए तो लॉयन क्या खा रहा है, डियर खा रहा है, डियर क्या खा रहा है, ग्रास खा रहा है ना। तो बायोटिक का भी तो बायोटिक से रिलेशन है कि नहीं, हम लोग भी तो प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग भी तो एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारा जो इंटरेक्शन है वो ना केवल अबायोटिक फैक्टर्स के साथ साथ है, बल्कि बायोटिक के साथ भी, और वो भी कुछ ना कुछ हमसे दे रहे होंगे। तो ये सब कुछ क्या काम कर रहा है, एक सिस्टम में काम कर रहा है। किसमें काम कर रहा है, एक सिस्टम में। इन्होंने वर्ड यूज किया साइक्लिंग, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा क्या, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ठीक है ना। इंटरेक्शन जो हो रहा है वो दो तरह का है, मतलब एक तो बायोटिक बायोटिक है और एक है बायोटिक एबायोटिक। और जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें आदान प्रदान किस चीज का हो रहा है, एनर्जी का हो, किसका हो रहा है, एनर्जी का, एक एनर्जी का हो रहा है, और दूसरा हो रहा है किसका, बायोमास का। बायोमास का मतलब आप कह लीजिए कि मैटर का हो रहा है, किसका हो रहा है, मैटर। मैटर में समझ रहे हैं ना, व्हाट इज द मैटर, बचपन, हाँ, ये तो किसी को भूलती ही नहीं है डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है ना। मेरे ख्याल से हम लोग थर्ड फोर्थ में ही इसको पढ़े होंगे, है ना। देख लीजिए, आपको थर्ड फोर्थ की चीज नहीं भूल रही है, और आपसे अभी पूछ लिया जाएगा आज की क्लास का 3 दिन बाद, तो आप नहीं बता पाएंगे। ऐसा क्यों है, कभी सोचे, ऐसा क्यों है कि आपको बचपन की सारी बातें याद होंगी, मतलब आपने कहाँ कहाँ पर साइकिलिंग की होगी, साइकिल सीखा होगा, तो किसने साइकिल सिखाया, क्या क्या किया, आपको सब याद होगा, पढ़ाई भी आपको याद है, लेकिन अब की चीजें आपको भूल रही हैं। कभी सोचे हैं ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा, बताइए, क्यों है ऐसा, होता है कि नहीं ऐसा, होता है ना, ऐसा हो रहा है ना। 3 दिन पहले क्या पढ़े याद होगा, नहीं याद होगा, कारण, कभी आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व किए हैं? कभी करिएगा। हाँ, स्थिर होता है, हाँ, मतलब क्या है पता है, जब हम लोग आज के टाइम पे, हम लोग फ्यूचर हम लोग फ्यूचर और पास्ट में ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो प्रेजेंट देख रहे हैं, केवल वो प्रेजेंट में जी रहे हैं। आप भी कभी प्रेजेंट में ही जी रहे थे, आपको नहीं मतलब था कि फ्यूचर में क्या करना है, कोई टेंशन नहीं थी। पास्ट में आपके साथ किसने क्या किया, आपको मम्मी ने 2 झापड़ लगाया और आप 2 मिनट बाद मम्मी के पास पहुंच, क्योंकि आप भूल गए।
है ना? कोई भी समस्या कुछ भी आप भूल जाएंगे। तो आप प्रेजेंट में जी रहे थे और आज आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे। इसीलिए कह रहे हैं क्लास में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहने से मतलब नहीं है, प्रेजेंट मेंटली रहना होगा। फिजिकली तो आप दिख रहे हैं लेकिन मेंटली आप, अभी ही कितनी बार आप लोग बाहर गए होंगे आप लोग को पता ही नहीं हो। गए कि नहीं गए? ठीक है, अब मत जाइएगा। ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये रहा आपका इको, ये हम क्या बता रहे थे, इको सिस्टम। तो इकोलॉजिक, अगर हम इको सिस्टम की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स, और इनके बीच में होने वाला इंटरेक्शन, परस्पर संबंध। ठीक है ना? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इको सिस्टम। अब इको सिस्टम की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं? आ गई ना? तो ये है। अब देखिए इंटरेक्शन यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, दो तरह का होता है। बायोटिक बायोटिक और एबायोटिक और एबायोटिक। ठीक है? तो अगर सिनॉप्सिस फॉर्म में लिखना है आपको तो इसको लिख लीजिए, ये बना लीजिए, फिर हम आपको सेंटेंस फॉर्म में भी लिखा देंगे। नहीं लिखना है तो भी बता दीजिए। लिखना है? ठीक है ना? हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? ठीक है, लिखिए फिर, बना लीजिए इसको। हो गया? देखिए, हिंदी में लिखिए पहले। सभी जैविक तत्व, सभी जैविक तत्व, कॉमा, अजैविक तत्व, और और एक विशिष्ट क्षेत्र, और एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर, के भीतर परस्पर क्रिया, परस्पर क्रिया को ही, परस्पर क्रिया को ही हम हम पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र कहते, कहते, इंग्लिश में लिखिए। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ecosystem consists of all the biotic elements, ecosystem consists of all the biotic elements and abiotic elements and the interaction, and the interaction within a specific area, and an interaction within a specific area, full stop। अब देखिए ये एक खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम है कि नहीं, है ना? हाँ, ठीक है ना? तो लिखिए इट इज एन ओपन सिस्टम। हिंदी में लिख लीजिए यह एक खुला तंत्र है। क्या है? यह एक खुला तंत्र है। इट इज एन ओपन सिस्टम, इट इज एन ओपन सिस्टम।
ओपन। ठीक है, हो गया। देख लीजिए, आप सामने देखिए। ठीक, देखिए, हमने कहा इंटरेक्शन हो रहा है, तो आदान प्रदान हो रहा है, तो एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना। तो हम लोग अगला टॉपिक ही क्या है, एनर्जी फ्लो। ठीक है, एंकर गया क्या। हाँ, आ गया। हाँ, ठीक है, 5 मिनट में आते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, एनर्जी